हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। और आज हाजिर हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान के 3 अंक वाले सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आ रहे हैं। नहीं, इस वीडियो में हम 10 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न हर साल बनते हैं। बस आपको इन प्रश्नों यानी इन 10 प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट यानी जो भी प्रश्न बनेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, वो इन्हीं क्वेश्चनों से बन जाएगा। क्योंकि जो परिभाषा वाले बनेंगे तो वो गारंटी है कि इन्हीं से बनेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए समझते हैं आज का पहला कुछ प्रश्न, जो कि है वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिर्फ परिभाषा वाले जितने भी बनते हैं मैं सब लेकर हाजिर हूँ। बस यही बने हैं अभी तक जो बने हैं, तो इन 10 प्रश्नों को तैयार करना अच्छे से। तो वैद्युत फ्लक्स इंपॉर्टेंट है पहले चैप्टर से। तो वैद्युत फ्लक्स क्षेत्र में यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, काल्पनिक यानी हम सोच लेते हैं किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अविलंबित दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती क्या होगी। या कोई वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ स्थित हो और उससे गुजरने वाला अविलंबित दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया, तो यानी एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया, इसे मान लेते हैं हम काल्पनिक। ठीक है, ये हो जाएगा आपका काल्पनिक पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, इससे गुजरने वाली क्या है, विद्युत बल रेखाएं कैसी गुजर रही हैं, अभिलंबित दिशा में गुजर रही हैं। तो उसे उनकी माप को क्या कहा जाता है, वैद्युत फ्लक्स। जैसे मान लेते हैं कि माना एक काल्पनिक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल क्या है, डी क्षेत्रफल है, और जो वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित है यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, इसके अदिश गुणनफल यानी इसका मतलब इससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं की संख्या क्या होगी, इसका अधिक गुणन डी क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो क्या होगी कि मान लीजिए कि डी क्षेत्रफल यानी क्या होगा, इस डी क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, आप सूत्र का निर्धारण करते हैं तो क्या होगा, अल्पांश भाग है, छोटा सा भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मानते हैं, तो इसे मान लेंगे फाई। क्या होगा, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। क्या मान लेंगे, डी फाई बराबर ई डी ए कोस थीटा। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। हम अब बात करें संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल से अविलंबित गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या यानी उसका वैद्युत फ्लक्स। तो यह संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होंगे, हम फाई ई लिख लेंगे और यहाँ पर ये समाकलन लगाएंगे। यह क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, और किसके बराबर हो जाएगा वो, डी फाई ई, संपूर्ण छोटे अल्पांश भाग के लिए। तो हम क्या कर लेंगे कि समीकरण 1 से देखेंगे फाई ई बराबर इस डी फाई ई क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस थीटा। तो समाकलन क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। चूँकि क्या होगा, इसका यानी विद्युत क्षेत्र का समाकलन नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा समाकलन, और क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। और डी ए क्या होगा, समाकलन डी ए बराबर हो जाएगा ए। ठीक है, तो क्या होता है, समाकलन डी ए बराबर ए, यानी हो गया सूत्र फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। सूत्र निकल करके आ जाएगा विद्युत फ्लक्स के लिए, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा निकल कर आएगा। इसकी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक यानी आपको मात्रक लिखना पड़ेगा। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। क्या होता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या आप कह सकते इसका वोल्ट मीटर इसका मात्रक होता है। क्लियर है, तो इसको ध्यान रखना, समझ में आया हो तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 अंक में पूछ लिया जाएगा, आपको इसका निर्धारण करना होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न जो कई बार बन चुका है पेपरों में, कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर यानी समान होता है, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का विभव क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है, वो क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसकी विशेषता की बात की जाए तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है, समान होता है, यानी एक समान होता है। दूसरी बात करें, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अगली बात करें, एक चालक की सतह हमेशा समविभव पृष्ठ होती है क्योंकि सतह के सभी बिंदु परस्पर विद्युत संपर्क में होते हैं। अगली बात करें कि विभवांतर का मान शून्य होने के कारण
पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। याद रहेगा कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर होता है, यानी समान होता है, क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। उसके समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? बराबर होता है, एक समान होता है। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं और एक चालक की सतह हमेशा समविभव पृष्ठ होती है, क्योंकि सतह के सभी बिंदुओं पर विद्युत संपर्क होता है और विभवांतर का मान शून्य होने के कारण पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न, आप वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कैसे, इसे कहेंगे हम वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इंपोर्टेंट प्रश्न कैसे? तो प्रश्न है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। पेपर में आ जाएगा, या तो व्हीट स्टोन की संरचना का वर्णन करने के लिए आ जाएगा या व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु पढ़ा क्या होता है? क्या एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध की गणना की जाती है, वो क्या कहलाता है? व्हीट स्टोन सेतु कहलाता है। तो हमें इसके समझना है, तो इसके हम डायग्राम से इसकी भाषा को समझेंगे, यानी इसका सिद्धांत समझेंगे, इसकी संरचना समझेंगे। तो क्या है? व्हीटस्टोन सेतु प्रतिरोध पी क्यू आर तथा एस श्रेणी क्रम में जोड़कर किसी वर्गाकार आकृति में संयोजित किए जाते हैं। तो देखिए व्हीटस्टोन सेतु में पी क्यू आर एस क्या हो गए तथा क्या हो श्रेणी क्रम में जोड़कर किसी वर्गाकार आकृति में संयोजित किए जाते हैं। क्या करते हैं? प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। और वह जब व्हीटस्टोन सेतु में चतुर्भुज ए बी सी यानी चतुर्भुज ए बी सी डी यानी देखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी क्या होंगे रूप में जुड़े प्रतिरोध के मान इस प्रकार समायोजित किए जाते हैं कि सेल कुंजी K1 क्या होगी तथा धारामापी कुंजी K2 यानी धारामापी कुंजी क्या हो जाएगी यहाँ पर K2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? K2। दोनों बंद करने पर अगर ये दोनों बंद हों तो धारामापी में क्या हो? कोई विक्षेप ना हो, तो इस दशा में सेतु क्या कहा जाता है? संतुलित कहा जाता है। सेतु की संतुलित अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न में लगे दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होते हैं, यानी P/Q उसके संलग्न भुजा क्या होता है? क्यू आर। तो यानी P/Q बराबर R/S होगा। तो P/Q बराबर R/S। क्या पढ़ लिया हमने कि अगर हम व्हीटस्टोन सेतु में 3-4 प्रतिरोध लेंगे, PQRS को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, एक वर्गाकार आकृति बनाई और वर्गाकार आकृति कौन सी कहलाई? चतुर्भुज ABCD के रूप में से हम जोड़ दिया जाता है। इनको ऐसे समायोजित किया जाता है कि अगर हम कुंजी K1 और K2 को दोनों को बंद कर दें तो क्या होगा? परिपथ में धारा में क्या हो? कोई विक्षेप ना हो, तो इस दशा में क्या होगा? सेतु संतुलित होगा। और सेतु की संतुलित अवस्था कैसी होती है कि चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होगी? लगे प्रतिरोध का अनुपात यानी लगे प्रतिरोध यानी P/Q यानी P और Q क्या होगी? संलग्न भुजा होंगी में लगे प्रतिरोध होंगे, उसके सामने R और S R/S हो जाएगा। तो क्या होगा? प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोध के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है, यानी P/Q बराबर R/S। तो ये हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर क्या करना है? किरचॉफ के नियम द्वारा सूत्र की स्थापना करनी है। तो किरचॉफ का नियम क्या है? बंद लूप यानी बंद पास का नियम पढ़ा हमने कि लूप ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर कौन सा? ABDA पहला लूप है, पहला बंद पास है। तो इसमें क्या पढ़ा कि द्वितीय नियम क्या होता है किरचॉफ के? कि किसी परिपथ यानी किसी बंद पास में लगे प्रतिरोध तथा उसमें बहने वाली धारा क्या होता है? संगत गुणनफल किसका? बीजगणितीय उसमें लगे विद्युत भाग बल की बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो क्या होगा? इसका गुणनफल की धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। तो इसमें धारा क्या बह रही है? I1 संगत प्रतिरोध क्या होगा? P। तो क्या लेंगे? I1P क्या होगा? I1P और साथ में क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? फिर यहाँ से चलेंगे तो इसमें यहाँ पर क्या है? गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर में क्या है? G। उसमें धारा क्या बह रही है? 0 है। तो क्या होगा? G/0 बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है। तो लूप हम कौन सा ले थे? तो इसमें क्या होगी? इसमें धारा क्या होगी? विपरीत दिशा में देखेंगे I2R होगी। तो सॉरी यहाँ पर क्या लिखें? तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर कि I2 माइनस क्या हो जाएगा? I2R हो जाएगा। ए भुजा ले रहे हैं हम, I2R हो जाएगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहते तो कैसे लिखेंगे? I1P बराबर ये तो 0 हो जाएगी और I2R बराबर चला जाएगा तो क्या होगा? प्लस का हो जाएगा, तो I2R हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरा बंद पास क्या लेंगे हम? दूसरा क्या लेंगे आप कि देखो जहाँ G धारामापी का प्रतिरोध है अतः संतुलित अवस्था में इसे धारा 0 होगी, इसलिए हम क्या कर दें? यहाँ पर G का मान क्या मान लिया हमने? 0 मान लिया था। ठीक है। इसी प्रकार अगला लूप लिखें। इसी प्रकार लूप
ए बी सी डी बी में क्या होगी, बी सी डी बी में। तो इसमें धारा क्या वेरी, पहले हम देखें I1 Q, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे हम कि I1 Q, ठीक है, I1 Q प्लस, फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक धारा क्या हो रही, दूसरा क्या होगा यहाँ पर कि I2 S हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि विपरीत दिशा में है, देखिए इस साइड है और एक साइड है, विपरीत दिशा माइनस हो जाएगी। तो पहले हम अगर चाहो तो आप गैल्वेनोमीटर भी लिख सकते हैं, तो ऐसे हम यहाँ पर माइनस लिखते हैं, माइनस क्या होगा कि I2S बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए गैल्वेनोमीटर पे क्या धारा शून्य है, तो G गुणे 0 हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगी I1 Q बराबर, इस जो उस साइड चलेगा माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो I2S हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से हम भाग देते हैं, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर, भाग देने पर, तो हम क्या करेंगे हम कि I1 क्या हुआ, I1 P में बटे क्या हो जाएगा I1 Q बराबर I2 R में I2 S से भाग देते हैं, तो I1 से I1 और I2 से I2 कट जाएगा, यानी क्या बचेगा P बटे Q बराबर R बटे S निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ए भी है। प्रश्न है अन्योन प्रेरण से क्या अभिप्राय है, अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यावहारिक उदाहरण भी दीजिए। तो अन्योन प्रेरण क्या होता है, यदि दो कुंडलियों को अति समीप रखकर एक में धारा प्रवाहित करें अथवा प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करें तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत प्रेरण की इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। क्या होगा कि यदि दो कुंडली ले ली हमने और दूसरी कुंडली को एक दूसरे के समीप रखे हैं, एक में धारा प्रवाहित करते हैं अथवा धारा के मान में कोई परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो उसी का यानी एक कुंडली मान लीजिए ये होगी, एक कुंडली दोनों को एक दूसरे के पास रखा है और दोनों क्या हुआ उसमें से किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो सामने वाली कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत प्रेरण की इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। और इसके उदाहरण के लिए ट्रांसफार्मर तथा प्रेरण कुंडली इसके उदाहरण हो सकते हैं। पर देखिए अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, तो किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। इसकी मात्रक की बात करें तो हेनरी या वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर बिमा ml² T-2 A-2 होता है। तो उसके उदाहरण की बात करें तो ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली इसका एक उदाहरण है। अब जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ए बी है, ए बी बहुत बार पूछ लिया जा चुका है, पूछा जाएगा इस साल। तो प्रश्न है मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत की व्याख्या। तो मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक ने गणितीय सूत्र के आधार पर यह प्रमाणित किया कि जब कभी किसी विद्युत परिपथ में धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के वैद्युत दोलन होते हैं तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। परिभाषा क्या पढ़ी हमने, इन्होंने क्या बताया कि गणितीय क्या बताया कि जब किसी विद्युत परिपथ में धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है अर्थात उस परिपथ में उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलन होते हैं तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है यानी फैलने लगती है। इन तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए चित्र में स्पष्ट है, लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं कि चित्र बनाया है उसमें लिखा है कि चित्र से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है। एक दूसरे के कैसे हैं वे, परस्पर और एक दूसरे की लंबवत दिशा में है। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तरंगें चल रही हैं, इन तरंग संचरण की केवल दिशा में चल रही है लेकिन इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात वैद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में गमन कर सकती हैं। कैसे चल सकती हैं, निर्वात में गमन कर सकती हैं। तो मैक्सवेल ने बताया कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि इसमें किसके बराबर होती है, निर्वात की चाल के बराबर होती है। यानी जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, जिसमें जितनी निर्वात में प्रकाश की चाल होती है उतनी ही इनकी चाल होती है। अतः प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। इन तरंगों की प्रकृति
अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें किस प्रकृति की होती है? तो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। तो इसको तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लेना है एक बार और। पर देखिए एक और अच्छा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, 2 अंक में भी बन सकता है, 3 में भी बन जाएगा। ठीक है, प्रश्न पूछने के नज़रिया पर देखना है। तो ये प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? देखो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एक। पूर्णांतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या होता है, जब सघन माध्यम से आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से अधिक हो तो संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तन के नियमों के अनुसार परिवर्तित होकर सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी क्या होगी? यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश का उसी माध्यम में आंतरिक परावर्तन हो जाता है, यानी प्रकाश लौट जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो इस क्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या होगी? कि यदि आपतन कोण का मान किससे? क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश का उसी माध्यम में क्या होता है? आंतरिक परावर्तन हो जाता है, यानी लौट जाता है। तो इस क्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे देखेंगे कि प्रकाश का गमन, शर्त की बात करें तो प्रकाश का गमन सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। सघन माध्यम में प्रकाश किरण का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अधिक होना चाहिए। तो ये प्रकाश की शर्तें हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए जो कि है हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। और आपको देखो हाइगेंस से एक ना एक प्रश्न जरूर बनता है। हमने पढ़ा है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत, ये पढ़ लेंगे। फिर पढ़ा है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत, और एक और पढ़ा है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या। तो हाइगेंस के प्रश्न जरूर पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है, एक ना एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। तो आइए इसको समझते हैं पहले। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? तरंगों के रूप में। ये तरंगें प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग से चल सकती हैं, यानी जहाँ तक भी हो सके ये प्रकाश के वेग से चल सकती हैं। हाइगेंस के समय तक वैज्ञानिकों की धारणा थी कि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यक है। इसलिए हाइगेंस ने क्या किया? एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की और यह माना कि ईथर बहुत भारहीन होता है, यानी लगभग भारहीन होता है, अतः प्रत्येक माध्यम में प्रवेश कर सकता है। इसका घनत्व बहुत ही कम होता है तथा इसकी प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है। इसी कारण प्रकाश तरंगें ईथर में बहुत अधिक वेग यानी प्रत्यास्था अंडर रूट क्या होगा? प्रत्यास्था बटे घनत्व से चलती हैं। ये जब ये प्रकाश तरंगें किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँख के रेटिना पर गिरती हैं तो हमें वस्तु क्या होती है? दिखाई देने लगती है। तो समझिए क्या लिखना है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और प्रकाश सभी संबद्ध दिशाओं में चल सकता है। और हाइगेंस के समय तक वैज्ञानिकों की धारणा थी कि प्रकाश की तरंग के लिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इन्हें सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की और यह माना कि वह लगभग भारहीन होता है और प्रत्येक माध्यम में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार पढ़ सकते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न जो कि है व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं और प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें होती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है व्यतिकरण। तो व्यतिकरण क्या है? कोई दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें क्या होती है? दो तरंगें जिनके आयाम समान हो जब किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं। जब दो तरंगें एक साथ संचरित हो रही हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम लगभग शून्य हो जाती है और कुछ स्थानों पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है। प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो जिन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उसे संपोषी और इस पर अधिक होती है विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, शर्त की बात करें तो क्या होना चाहिए? दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए। दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। अच्छे व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए और अच्छे व्यतिकरण के लिए प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए। इसकी ये शर्तें हो जाएंगी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश में अंतर समझाइए। तो ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? सामान्यतः प्रकाश में वैद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में होते हैं। एक कंपन तरंग संचरण की दिशा के परितः सम्मित होते हैं, अतः साधारण प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। और यदि किसी युक्ति द्वारा साधारण प्रकाश के वैद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक दिशा में सीमित कर दिए जाएं तो इस प्रकार से प्राप्त प्रकाश ध्रुव यानी क्या होगा? प्रकाश ध्रुवित क्या कहलाता है? प्रकाश ध्रुवित कहलाता है। इसी को समतल ध्रुवित प्रकाश भी कहते हैं।
देखिए अगला प्रश्न है जो 2024 23-24 2 साल रिपीट हो चुका है। अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, रिपीट होगा। तो नाभिक की द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है? यह नाभिक की बंधन ऊर्जा से कैसे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ कम होता है। द्रव्यमानों का यही अंतर द्रव्यमान क्षति कहलाता है। क्या होगा कि द्रव्यमान क्षति बराबर प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम कि यहाँ पर उसको सूत्र द्वारा दर्शा दिया कि ZMP क्या हो जाएगा आपका प्रोटॉनों का द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान क्या हो जाएगा A माइनस जेड, यानी जो आप क्या करोगे परमाणु द्रव्यमान से जो परमाणु क्रमांक घटा दोगे तो A माइनस जेड, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान और माइनस क्या होगा नाभिक का द्रव्यमान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि प्रश्न क्या पड़ा कि यह नाभिक की बंधन ऊर्जा से कैसे संबंधित है? तो लिखेंगे कि द्रव्यमान ऊर्जा बंधन की संकल्पना के आधार पर द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा में निम्नलिखित संबंध होता है। यानी बंधन ऊर्जा क्या होती है, द्रव्यमान क्षति गुणे प्रकाश की चाल के बराबर होती है, यानी डेल्टा M c²। c² क्या होगा प्रकाश की चाल, M क्या होगा द्रव्यमान क्षति हो जाएगी। इस प्रकार संबंध होते हैं, यानी बंधन ऊर्जा के कारण ही प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक से जुड़े होते हैं। ये प्रश्न लिख लेना इतना। फिर अगला प्रश्न देखिए जो आपके लास्ट चैप्टर से है, इस चैप्टर से 2 3 4 प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, वो लॉन्ग में जरूर बनते हैं और ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्धचालक क्या है? मादन यानी अपमिश्रण के कारण अर्धचालक की चालकता वाले पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। तो अर्धचालक क्या होते हैं? वे ठोस पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि ये सब। यानी आंतर यानी शुद्ध अर्धचालकों की विद्युत चालकता अति अल्प होती है, परंतु यदि किसी शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव्य मिला दिया जाए तो इनकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार इस अशुद्ध अर्धचालक को बाह्य यानी क्या हो गया बाह्य अर्धचालक कहते हैं। इस प्रकार को मादन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मादन कहते हैं। तो इस प्रकार इन 10 प्रश्नों को तैयार कर लेना, आपको गारंटी है इससे प्रश्न जरूर मिलेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।